इसके मेरे दो सवाल सुमित जी रहेंगे। जी। सबसे पहला सवाल कि भारत को क्या इस पर कंसर्न करने की ज़रूरत है? भारत के ऑयल रशिया से आता है कि और चीज़ें आती हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत के लिए कितना कंसर्न? दूसरा इसी से जुड़ा छोटा सवाल रहेगा कि ये आपस में डायरेक्ट कभी देश लड़ेंगे या किसी तीसरे देश का सहारा? हमें क्यूबा का हमने देखा, या मिडिल ईस्ट जो अखाड़ा बना दिया, या कोई एक ईरान को दे देगा, एक इजराइल को दे देगा, वैसे लड़ाई होगी? ये डायरेक्ट होने वाली है या मिडिल ईस्ट का अखाड़ा ही बनाएंगे? और दूसरा, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका? हाँ, पहले अपने देश पर है, अपनी मातृभूमि भारत की बात करें। देखिए, आप तो जानते हैं हमारे लिए तो जितनी है, जैसी हमारी माता जी होती है जो हमें जन्म देती, वैसे हमारा देश है। तो एक माता घर में बैठी, एक ये भारत माता है। तो भारत माता के वर्चस्व पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। मैंने आपको बोला था कि 1% से कम जीडीपी में फर्क पड़ेगा। मैंने अध्ययन किया, काफी बुद्धिजीवियों ने इसका अध्ययन किया, और जो कंसेंसस बन रहा है जो है कि -0.2%, यानी कि अगर 4 ट्रिलियन की आप जीडीपी अपनी मानते हो तो $8 बिलियन से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला सर। पहली बात यह है, ट्रंप 25% लगाए, 26% लगाए, कोई नहीं पड़ने वाला। हमने अपने ऑल्टरनेट सप्लाई लाइंस, अपने ऑल्टरनेट मार्केट्स, हम उस पर अग्रसर है, हम उस पर काम कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी पे कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। और ये जो ट्रंप का कल एक और तीर तीर चला था रात को, तीर रात को ये चला, मैं सुबह उठ के देखा, आज मैंने सुबह करीब 6 बजे करीब, तो ट्रंप साहब ने एक और तीर चलाया। तो मैंने कहा यार ये नया तीर क्या चला? कह रहा भारत से मेरे को समाचार आ रहा है कि भारत रशिया का तेल नहीं लेगा। मैं भी भौचक्का रह गया नितिन जी। मैंने कहा ये कब हो गया? तो मैंने कहा चलो यार, अब आप जानती है ट्रंप है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब उनकी मतलब आप जानते हैं उनकी वाणी पर कोई संयम तो है नहीं। तो कुछ देर में मैं देखता रहा क्या हुआ। तो फिर भारत की सरकार से, माननीय विदेश मंत्रालय से एक बिल्कुल क्लियर विज्ञप्ति आई है सर। कह रहा हम तेल उससे लेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। भारत वो करेगा जो भारत और भारतीयों के राष्ट्र हित में होगा। हमें 145 करोड़ लोगों का घर चलाना, चूल्हा चौका चलाना, अमेरिका से हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो ये जो ट्रंप ने सुरसुरी छोड़ी थी, ये जो हवाई फायर किया था कि भैया भारत मतलब शायद मुझसे डर गया, भारत अब रशिया से तेल नहीं लेगा, भारत ने बिल्कुल क्लियर किया, जी जनाब हम रशिया से तेल लेते हैं, लेते हैं, लेते रहेंगे। और हमारा जो तेल करीब करीब आई थिंक जुलाई में हमने 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे लिया था। हम शायद कुछ समय तक चाइना से भी आगे चले गए थे रशिया का तेल खरीदने में, क्योंकि वो भारत के हित में। 0.2% जीडीपी का फर्क होगा, चलिए और टैरिफ लगा देगा, 0.3% होगा। 10-12 बिलियन, अगर आपके पास 700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, नितिन जी आप खुद समझ सकते हैं, हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि भाई इन 10-12 बिलियन से कोई भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली बात तो ये रही। तो ट्रंप साहब आपके जितने भी ये ब्लफ थे ना, ये हवाई फायर थे, हमने उनके आपने शायद क्या कहते हैं, आपने बंदूक से हवाई फायर किया था, हमने तोप से हवाई फायर कर दिया। हमारी तोप की आवाज ज्यादा है, बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। आपको जो करना है, जो सोचना कर लो भैया, हम टस से मस नहीं होने वाले हैं। ये एनईए का भैया व्यक्ति है, मेरा एनालिसिस नहीं है, क्लियर कर दो। आपका दूसरा प्रश्न था ये क्या कभी लड़ेंगे? देखिए मेरा जो आकलन है, जो अब तक भी इस चीज पे बिल्कुल स्थिर हूं, ये कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर रशिया और अमेरिका के सिपाही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए तो समझिए उस दिन एक कयामत कहिए, एक त्रासदी कहिए, एक प्रलय कहिए, जो आप कहना चाहिए उस दिन आ जाएगा। क्योंकि ये युद्ध कहाँ कहीं भी जा सकता है। पुतिन समझदार नेता है, ये ट्रंप बड़बोला है, ये इनको अपनी भाषा पे संयम नहीं है। पर पुतिन कभी भी अमेरिका के सामने नहीं आएंगे, अमेरिका भी पुतिन के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। बट ट्रंप के होते हुए क्या ये चीज चिरकाल तक रहेगी? सर मैं इसकी आज के डेट में गारंटी नहीं लेता, क्योंकि ये आदमी इस एक नार्सिस्ट कहते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड होता है नार्सिस्ट, आई मी माई सेल्फ, सब मेरे आसपास घूमता है। ये उस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट अगर ये सामने आ गए तो विनाश होगा। हाँ, मिडिल ईस्ट को अखाड़ा बनाया जाएगा, मेरा ये भी मानना है। मैंने आपको अभी कहा था मिडिल ईस्ट में पावर इक्वेशन बदल रही, क्यों बदल रही? देखिए ईरान में जो हुआ, जो सीरिया में हुआ, ईरान और सीरिया और यमन, इस पे पुतिन का हाथ था। ये है शिया बहुल देश, ये शियाओं की आबादियां, तो इस पे पुतिन का हाथ था। जो सुन्नियों वाले देश है, सऊदी हो गया आपका, यूएई हो गया आपका, टर्की हो गया आपकी, ये कतर हो गए, कुवैत हो गए, इस पे अमेरिका का हाथ था। तो अगर मिडिल ईस्ट को आप देखें तो एक सुन्नी कैंप है, एक शिया कैंप। सुन्नी कैंप पे अमेरिका का हाथ था, ये शिया कैंप पे रशिया का हाथ था। पीछे ट्रंप और पुतिन की एक बार 1.5 घंटा बात हुई थी कुछ महीने पहले, जब ट्रंप आए थे। इन्होंने इनको कहा, ये माना जाता, मेरा ये अध्ययन था, फिर ये सच भी हुआ था, कि भाई आप मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर ना करें, हम यूक्रेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने अपनी दोनों बेसेस सीरिया से निकाल दी, उनको लीबिया ले गए,
और उन्होंने जो बशार असद का पतन हुआ, जबकि बशार असद याद कीजिए पुतिन से मिलने भी गए थे, उन्होंने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि एक ट्रम्प के साथ डील थी, भाई यूक्रेन में हम आपका रास्ता नहीं काटेंगे। फिर जो ईरान वाला फियास्को हुआ, आप याद कीजिए, फिदान हकान नहीं, क्या नाम है उसका, अगराची, जो इनका विदेश मंत्री है, वो बीजिंग नहीं गया था नितिन जी, वो भाग के गया था पुतिन के पास। पुतिन ने खाना पाना खिलाया, चाय वाय पिलाई, वापस भेजे, मदद नहीं की। क्यों? एक डील थी कि आप मिडिल ईस्ट में पुतिन साहब इंटरफेयर ना करें, हम यूक्रेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों? आप मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करेंगे तो हम बशार को नहीं हिला पाएंगे, हम ईरान को नहीं हिला पाएंगे। अब ये जो समीकरण बना है, अब बशार की आप देखेंगे एंट्री फिर से आपको होती नजर आएगी कुछ दिनों में। अब ईरान का जो खमेनी है और जो अगराची है, उनमें एग्रेशन बढ़ेगा, बोलेंगे ठीक है यार हमारा एग्रेशन बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ खमेनी का एग्रेशन बढ़ेगा या बशार की एंट्री होगी। और ये जो शहारा है जुलानी, कल इन्होंने एक एडवाइजर लिया साहब, जिससे ये वही जुलानी से ट्रंप ने हाथ मिलाया था पीछे, कह रहा बड़ा यंग स्मार्ट डायनेमिक लीडर है। अब स्मार्ट डायनेमिक अमेरिका की भाषा में क्या होता है साहब, हमें तो नहीं पता, हम तो खैर अनपढ़ हैं उनके सामने। ये उसका एक फाइनेंशियल, कल उसका एक एडवाइजर नियुक्त हुआ है। नितिन जी, आप जान के हैरान होंगे सर, उसकी फोटो उसामा बिन लादेन के साथ है। लादेन ऐसे बंदूक लेके बैठा, साथ में वो एडवाइजर बैठा है। उसी को कल, हाँ पर हाँ, लास्ट में वो कुर्ते उर्ते में था, वो क्या वो पठानी सूट पे था, अब की बार सूट और टाई में था, काला कोट, काली टाई, सफेद कमीज, और शेव बना रखी थी, दाढ़ी मुंडवा ली थी। वही बंदा जुलानी का एडवाइजर है। तो आपको क्या लगता है, जब इस परिस्थिति में अलकायदा अलकायदा सीधा सीधा सीरिया में शासन कर रहा है, ये तभी हुआ क्योंकि पुतिन गेम से निकल गए थे। पुतिन खुश नहीं थे जो वहां हुआ, पर अब जो आपने पुतिन को प्रोवोक किया, बशार सजाद पुराना चावल है, उसके अब भी यंत्र तंत्र मौजूद है मिडिल ईस्ट में, वो ईरान एग्रेसिव होगा। यहां मिडिल ईस्ट की जो पावर इक्वेशन थी, जिसमें लग रहा था ईरान खत्म, सऊदियों ने या सुन्नियों ने डोमिनेट किया, ये शिया डोमिनेंस धीरे 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 फिर आपको वापस नजर आती जाएगी। जब ये शिया डोमिनेंस वापस आएगी तो एमबीएस की गद्दी हिलेगी। एमबीएस की गद्दी हिलेगी अगर एमबीएस को तब भारत, चाइना और रशिया मिलकर ऑफर दे दे, आप हमारे साथ आइए, पेट्रो डॉलर छोड़ दीजिए, आप लोकल करेंसी में तेल बेचते हैं। अगर एमबीएस मान जाते, क्योंकि पीछे लफड़ा हुआ था नोपेक और ओपेक का बाइडेन के टाइम में, खशोगी की मौत के बाद, अगर वो लफड़ा होता है, अगर एमबीएस मानते मैं तेल लोकल करेंसी में बेचूंगा, सबसे बड़ा बायर है चाइना और भारत, सबसे बड़े सप्लायर है रशिया और सऊदी। अगर इन चारों में एक समीकरण बनता है सर, पेट्रो डॉलर का गेम ओवर। और मैं आज आपके माध्यम से एक बहुत अच्छा सुझाव भारत के सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेरा सुझाव है इंडिया, रशिया, फ्रांस और इजराइल ये मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाए। क्योंकि अगर ये मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे तो अमेरिकन सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जो अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री है, वॉर इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल बर्बाद और बेकार हो जाएगी। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री, रशिया की, इजराइल की और फ्रांस की मिलके इसका सुपड़ा साफ कर देगी, दुनिया के मानचित्र से सुपड़ा साफ कर देंगे हम। तो यहां एक पेट्रो अलायंस बनाया जाए जिसमें भारत, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान और सऊदी अरब हो, और यहाँ एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाए जिसमें भारत, रशिया, आपका इजराइल और फ्रांस हो। अगर ये दो समीकरण बन जाए, मैं डेविल्स एडवोकेट का काम कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मेरे देश के हित की बात है, अगर ये दो चीजें बन जाए, हम अमेरिका की जड़ें हिला सकते हैं। ट्रंप की, मैं कहना नहीं चाहिए, कहते हैं ना हिंदी में कहावत है, नानी याद आ जाएगी, वो वाला हाल हो जाएगा साहब। ये जो रेत के महल है ना, ये ढहते नजर आएंगे साहब। हम ये कर सकते हैं और हमें ये करना चाहिए। और एक और आपको बात बता दूं, ये जो F-35 वाला इसने हमें फंसाने की कोशिश की थी, कल भारत ने इसको बोला भैया ऐसा है, F-35 पे हम जरा थांबा करो, क्योंकि अगर रशिया के स्टाइल में आना है कि यहां आना है, ज्वाइंटली बनाना है, ब्रह्मोस के स्टाइल में आना है, तो आओ। अगर तुम सोचते हो कि हम एक मार्केट हैं, हम तुम्हारे लिए व्यापारी है ना, अमेरिकनों की मेंटेलिटी मैं आपको बता रहा हूं नितिन जी, इनकी मेंटेलिटी है हम तो बहुत बड़े व्यापारी, इनके लिए नाइजीरिया और भारत की सेम औकात है, ये भी डॉलर देता है, ये भी डॉलर देता है। अगर हम दुकान भी चलाते ना बंधु, जो बड़ा कस्टमर उनसे कहते हैं सर बैठिए, सर आपके लिए ठंडा मंगा देता, ये सब गधे घोड़ों को एक साथ हाँकते हैं। इन्हें लगता है कि हम यहां बैठे हैं, हमने जो बोल दिया बस वो मतलब ब्रह्मवाणी हो गई, और भारत एक कंट्री है जो हमें पैसे देगा और हम उसको अपना कचरा बेचेंगे। F-35 जहाज बुरा नहीं है, मेंटेनेंस उसका हाई है, ये स्पेयर्स में आपसे 3 गुना 5 गुना कमा लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं उसमें किल स्विच होता है। किल स्विच का मतलब अगर कल को ये चाहे तो जहाज को ये बंद कर सकते हैं, आप उसको उड़ा नहीं सकते, या अगर उसकी अवेलेबिलिटी फ्लीट की मान लीजिए भी 100% है, कल उसकी 40% पे घटा देंगे।
तो भारत ने कहा भैया जैसे Su-31 यहाँ बनता है, रशिया के और जहाज यहाँ बनते हैं, और भी उपकरण यहाँ बनते हैं, ब्रह्मोस बनता है, यहाँ आओ हमारी शर्तों पे, हमारी जमीन पे, हमारे बताए हुए रूपरेखा पे F-35 बनाओगे तो ठीक है, अन्यथा जय माता दी।